लेक्चर 1 में हमने सीखा कि फाइनेंशियल का क्या मतलब है, अकाउंटिंग का क्या मतलब है, इस पूरे टर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब है, इसके सारे बेसिक जो चीज़ें थी समझने वाली वो हमने लेक्चर 1 के अंदर देखी और सीखी। आज लेक्चर 2 में हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आगे जाके बहुत यूज़ होंगे, और अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अभी नहीं समझा तो बाद में आपको बहुत ही मुश्किल होगी। इसलिए डायरेक्टली जंप करने पे मुश्किल क्वेश्चंस पे अच्छा है कि आप पहले बेसिक को समझ लें। तो हम इस लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसेट। आखिर एसेट क्या चीज़ है? जब भी हम कारोबार करते हैं, कारोबार मतलब बिजनेस, कोई भी काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसे हम बिजनेस कहते हैं। अब बिजनेस में जाहिर सी बात है हम कोई ना कोई चीज़ तो लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ न कुछ लगाते हैं, कोई ना कोई रिसोर्स हमारा होता है, चाहे वो कैश हो, मशीन की फॉर्म में हो, नेचुरल रिसोर्स की फॉर्म में लैंड, ऑयल, कुछ न कुछ लगाना पड़ता है फायदा कमाने के लिए, उसे हम कहते हैं एसेट। एसेट दरअसल हमारा एक फाइनेंशियल रिसोर्स होता है कारोबार में। एसेट इज द फाइनेंशियल रिसोर्स इन बिजनेस। रिसोर्स का मतलब होता है आपका असासा, जो भी आपने बिजनेस के अंदर लगाया ताकि आपको फायदा हो। जैसे कि वो कैश हो सकता है, नेचुरल रिसोर्स में लैंड, ऑयल या सोना कुछ भी हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, गाड़ियां वगैरह, या इन्वेंट्री में खादे वगैरह हो सकते हैं, सप्लाईज फर्नीचर वगैरह हो सकता है। रिसीवेबल रिसोर्सेज मतलब वो ज़राए जो आपको मिलने हैं। ज़राए दो तरह के हो सकते हैं, एक रिसीवेबल, दूसरा पेएबल। रिसीवेबल वो होता है जो आपको मिलना है, पेएबल वो होता है जो आपको देना है। अब बिलफर्ज कोई शख्स कारोबार खोलता है चीज़ों को इंस्टॉलमेंट पे देने का, वो चीज़ों को इंस्टॉलमेंट में बेचता है, मंथली उनसे पैसे लेता है, तो मंथली उसको मुनाफा मिलना है, वो भी उसका एसेट कहलाता है। रिसीवेबल रिसोर्सेज में हम उसको रखते हैं कि भाई ये रिसीवेबल रिसोर्स है, इसका ये इसका एसेट है, मतलब जो आपको मिलना है वो भी आपका रिसीवेबल रिसोर्स कहलाता है। लेकिन जो आपको देना है, मतलब आपने उधार लिया है, किसी को देना है, वो पेएबल कहलाता है, वो लोन कर्जा हो गया। लेकिन एसेट में रिसीवेबल रिसोर्सेज रखते हैं जो हमें मिलने होते हैं। ये कुछ मिसाल थे एसेट के, मतलब कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्स आप बिजनेस में लगाते हो उससे हम एसेट कहते हैं। एसेट के अब दो तरह के इकसाम होती हैं। पहली इकसाम इसकी है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप छू सको। टेंजिबल एसेट को हम ये कहते हैं कि भाई वो असासा जिसकी एक फिजिकल अपीयरेंस हो, जिसको हम देख सकें, उसे कहते हैं टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट इज द एसेट दैट हैज फिजिकल अपीयरेंस। जैसे कि हमारा कैश हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो सकते हैं, मशीनरी, सप्लाईज वगैरह हो सकती हैं, रिसीवेबल रिसोर्स जो हमें दिखाई देगा वो भी हो सकता है। इनटेंजिबल एसेट जिसको हम छू नहीं सकते, जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, दैट इज नॉट फिजिकल अपीयरेंस। अब उसकी मिसाल होती है कॉपीराइट या गुडविल। गुडविल कोई फ्रंट शॉप होता है, वो हमेशा महंगा बिकता है गुडविल की वजह से, या कोई पहले से काम कर चुका होता है किसी बिजनेस में, बाद में उसको सेल करता है, तो वो अपना भी देखता है कि भाई मैंने इस बिजनेस को इतना चलाया है, मेरी इतनी रेपुटेशन हो चुकी है, इतनी मेरी गुडविल बन चुकी है, मैं इसको इतना महंगा बेचूंगा, वो अपनी गुडविल भी लगाता है और वो भी उसका एसेट कहलाता है। भाई इसका एसेट है तभी दे रहा है। तो कॉपीराइट भी इस तरह इनटेंजिबल एसेट में आता है। तो दो तरह के एसेट थे जो कि हमने देखे। अब बात करते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटी दरअसल हम कारोबार में जब कर्जा लेते हैं उस कर्जे को हम कहते हैं लायबिलिटीज। कोई भी चीज जो हमने ली अब हमें अदा करनी है वो लायबिलिटीज कहलाती हैं। चाहे वो आपने कोई असासा खरीदा हो, मतलब बिलफर्ज आपने कैश किसी से लिया और बिजनेस में लगाया, कैश तो आपके पास बेशक आया, वो आपका एसेट हो गया, लेकिन आपने वो कर्जा लिया था तो वो लायबिलिटी भी आपकी हुई। तो इसलिए लायबिलिटीज वो चीज जो आपको अदा करनी है उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। लोन वगैरह, कर्जा जो भी आपको अदा करना है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको वापसी करना है, तो वो लायबिलिटीज कहलाती है। लायबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब होता है
जिम्मेदारी जो कि आपको अदा करनी है वापस, कर्जा जात वगैरह सब, लोन्स पेबल जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जो आपको देना है, कोई भी रिसोर्स जो आपको देना है वो भी कर्जा में आता है। इसकी कुछ मिसाल ये होती है यूटिलिटी पेबल, जो कि आपका बिल आता है, अगर आपने अदा नहीं किया तो वो आपके कर्जे के तौर पे शामिल हो जाता है, वो जो आपको अदा करना है हर हाल पे, जाहिर सी बात आपके पास आया आपको अदा करना है। सैलरी पेबल, बिलफर्ज आपने कारोबार खोला है, उसमें लोग रखे हैं, एम्प्लॉयज रखे हैं जिनको आपको सैलरी देनी है, वो भी सैलरी पेबल होता है। लेकिन आपने उसको सैलरी नहीं दी मंथली, बाद में देनी है, तो आपके ऊपर वो कर्जा हो गया, डबल सैलरी करके उसको आपको देनी पड़ेगी। एक महीने की नहीं दी तो सैलरी पेबल में वो आ जाएगी, सैलरी आपको देनी है। तो ये भी लायबिलिटीज कहलाती हैं, आपकी जिम्मेदारियां कहलाती हैं। तो एसेट होता है असासा जो आपने बिजनेस में लगाया पैसे कमाने के लिए। लायबिलिटीज होती हैं कर्जा जो आके आपको देना है। तीसरा टर्म आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो आपने कमाया बिजनेस में। रेवेन्यू इज द अमाउंट अर्न्ड इन बिजनेस। आप जो भी चीज लगाओगे उस पे आप रेवेन्यू मतलब जो कमाते हो उसको उसका नाम दोगे। बिलफर्ज आप कोई चीज सेल करते हो, बेचते हो, तो उसका नाम दोगे सेल रेवेन्यू। सेल रेवेन्यू क्या होगा? जो कि सेल्स पे आप कमाओगे। इंटरेस्ट रेवेन्यू जो कि आप इंटरेस्ट पे कमाओगे। जिस तरह बैंक होता है वो हमें कर्जा देता है, फिर इंटरेस्ट के जरिए वो हमसे कमाता है, तो वो इंटरेस्ट रेवेन्यू का नाम उसको यूज करेगा। इंटरेस्ट रेवेन्यू अर्न्ड ऑन इंटरेस्ट, जैसे कि बैंक्स वगैरह कमाते हैं। सर्विस रेवेन्यू, मैं किसी के लिए काम करता हूँ, कोई भी उसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ तो उससे पैसे लेता हूँ। प्लम्बर्स हैं जो हमारे घर आते हैं, काम करते हैं, फिर हमसे पैसे लेते हैं, वो सर्विस रेवेन्यू ले रहे हैं। या सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो किसी को वेबसाइट बना के देते हैं, वो भी सर्विस रेवेन्यू कहलाता है कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो रेवेन्यू अर्न्ड ऑन सर्विस वो सर्विस रेवेन्यू कहता है। रेंटल रेवेन्यू, आपने बिलफर्ज किसी को रेंट पे घर दिया हुआ है, वो उससे आप रेवेन्यू कमा रहे हो, वो रेंटल रेवेन्यू कहता है। रेवेन्यू अर्न्ड ऑन रेंट। तो जिस चीज पे, ये मिसाल थे, आप जो भी कमाओगे, जिस चीज पे कमाओगे उसका नाम दोगे। तो दरअसल रेवेन्यू होता क्या है? बिजनेस के अंदर जो आप कमाते हो उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। एक्सपेंस होता है खर्चा, लागत जो आपने लगाया, खर्चा किया ताकि आपको फायदा हो, ताकि आप कुछ कमाओ। एक्सपेंस इज द अमाउंट पेड टू प्रोड्यूस द रेवेन्यू इन बिजनेस। कारोबार के अंदर आपको फायदा हो, कुछ कमाओ, उसके लिए आप कुछ न कुछ खर्चे करते हो, वो सारे खर्चे, वो सारी लागत आपकी एक्सपेंस कहलाती है। अब आप जो खर्चा करोगे उसका नाम दे दोगे। बिलफर्ज बात करते हैं सैलरी एक्सपेंस। आपने लोग रखे हुए, सबको आपको पैसा तो देना है, आपको सबको सैलरी तो देनी है, वो सैलरी एक्सपेंस कहलाता है। पेइंग सैलरीज टू एम्प्लॉइज, ये सैलरी एक्सपेंस होता है। लेकिन आपने मंथली उसको सैलरी नहीं दी, अगले महीने देने वाले हो, तो वो सैलरी पेबल में आ जाएगा, जो कि आपकी लायबिलिटीज कर्जा हो जाएगी। मंथली तो आप दे रहे हो तो एक्सपेंस है, लेकिन आपने उसको नहीं दी मंथली, तो आपके ऊपर वो जिम्मेदारी हो गई कि आपको उसको देनी है हर हाल में, वो आपका कर्जा हो गया। लेकिन ये सैलरी एक्सपेंस है क्योंकि आप उसको दे रहे हो। जब आप उसको दे दोगे वो एक्सपेंस, जब आप लायबिलिटी अदा कर देते हो तो वो खुद ब खुद एक्सपेंस हो जाती है। कर्जा आपने जमा कर दिया, कर्जा दे दिया, तो वो खर्चा हो गया। अब है यूटिलिटी एक्सपेंस। यूटिलिटी एक्सपेंस मतलब आप बिल्स पे करते हो, वो भी आप खजाई सी बात है। आप कारोबार खोलते हो, उसमें हर चीज के बिल आते हैं आपको, वो भी यूटिलिटी एक्सपेंस कहलाता है। मेंटेनेंस एक्सपेंस, जाहिर सी बात है, मेंटेनेंस का एक्सपेंस जो भी कारोबार में होगा वो मेंटेनेंस एक्सपेंस कहलाएगा। इस तरह इनकम टैक्स भरते हो, उसका वो इनकम टैक्स एक्सपेंस कहलाएगा। आप एडवर्टाइजिंग करते हो अपने कारोबार की, उस पर जो खर्चा होगा उसको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कहलाएगा। ये जो है छठा, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये क्या चीज होती है? सबसे पहले डिप्रिसिएशन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कीमत या आपके अमाउंट, किसी भी चीज की कदर में कमी आना। आपने एक सेल परचेज का काम करते हो, मोबाइल वगैरह बेचते हो, जाहिर सी बात है, तो क्या होगा कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसकी कीमत में कमी आएगी। अगर किसी चीज की कीमत में कमी आती है, हम उसे कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो जाहिर सी बात है, आप सोचो अगर आपने मोबाइल ले लिया 7,000 का, 1 साल के बाद आपको मोबाइल 5,000 रुपए का है, अब आप बेचने वाले हो, तो आप सोचो कि 2,000 का तो आपने खर्चा कर दिया उसको, मतलब वो एक्सपेंस जो कॉस्ट आपने 1 साल के अंदर उसकी कीमत में कम हुई वक्त के हिसाब से, वो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका आ गया कि आपने इतना एक्सपेंस कर लिया। तो इसलिए हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस एलोकेट कर देते हैं कि भाई रख लेते हैं कि 1 साल में इसका इतना होता है, एक साल में इतना का खर्चा आएगा, तो वो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाता है। डिप्रिसिएशन का मतलब हुआ कदर व कीमत में कम होना। डिक्लाइन मतलब कमी इन वैल्यू ऑफ एसेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है? कॉस्ट एलोकेटेड फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ एनी एसेट। किसी भी जराया फाइनेंशियल रिसोर्स की जो कमी आए टाइम के हिसाब से, उसके लिए हम पैसे जो रख देते हैं भाई इसका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ये है।
और डिप्रिसिएशन एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस तरह निकालते हैं, किस तरह पता चलेगा कि किसकी कीमत कितनी कम होने वाली है, वो भी हम कैलकुलेशन करते हैं। खैर, तो डिप्रिसिएशन किसी चीज़ की होने वाली है तो उसके लिए हम पैसे रखते हैं, उससे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। अभी हम टर्म्स को समझ रहे हैं, किस टर्म का क्या मतलब होता है। इसके बाद आता है इनकम। इनकम मतलब होता है आमदनी। आपने आखिर कमाया कितना, आपने खर्च तो किया, चले कोई चीज खरीद ली, अब बेची, आपको मुनाफा कितना हुआ, असल फायदा आपको कितना हुआ, वो आपकी आमदनी कहलाती है। अब वो कैसे निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इनकम हुई क्या? इनकम इज द इकोनॉमिक बेनिफिट इन बिजनेस। जो मालियाती फायदा हुआ आपको उसे हम कहते हैं इनकम। कैसे निकालते हैं? बिलफर्ज आपने 5,000 की मोबाइल ली, जिसे हमने कहा एक्सपेंस, ठीक है। आपने 7,000 की बेची, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू। अब 7,000 की बेची है, 5,000 की ली है, तो आपको मुनाफा कितना हुआ? जाहिर सी बात है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7,000 में से 5,000 के 2,000, तो ये जो 2,000 बचे से हम कहते हैं इनकम। इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये हमारा क्या हुआ? इनकम हुई। तो इस तरह आमदनी निकालते हैं भाई आप कितना कमा रहे हो। लेकिन आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारी मोबाइल्स बेचते हो, तो टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं नेट इनकम। टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, नेट इनकम कैसे निकालेंगे? तो भाई सीधी सी बात है, नेट इनकम निकालने के लिए आपको सबसे पहले नेट रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। सारी अर्निंग जो भी है आपकी, सारी रेवेन्यू जो भी है आपका, आप सम करो, उसको जमा करो। उसके बाद सारे एक्सपेंस का जो भी आपने खर्चे किए हैं उनको जमा करो, फिर आप आपस में इनको माइनस करो, तो इस तरह नेट इनकम निकल जाएगी। नेट इनकम इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू माइनस नेट एक्सपेंस। तो इस तरह आपने सीखा बेसिक टर्म्स जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज होते हैं। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे ऑनर्स इक्विटी। वो बहुत बड़ा सा टर्म है, मैंने इसको इस लेक्चर में इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसमें उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसके लिए ये चीजें समझना भी जरूरी थी, तो उसको मैंने लेक्चर 3 में रखा, ऑनर्स इक्विटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, आपके लिए इतना, एंड यस, don't forget to subscribe.